तो आज का टॉपिक जो है उसको हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको पता है कि हमने आपको कहा कि एक मूविंग चार्ज अपने चारों ओर फील्ड बनाता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों ओर फील्ड बनाता है, एक मैग्नेट अपने चारों ओर फील्ड बनाता है और इस फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इस फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर का हम लोग यूज करते हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों के पास दो लॉ है, एक बायोट सावर्ट लॉ है और दूसरा एम्पियर्स लॉ है। बायोट सावर्ट लॉ भी हम लोगों ने सीखा, उसकी मदद से फील्ड निकालना भी हम लोगों ने सीखा। एम्पियर्स लॉ भी हम लोगों ने सीखा और उसकी मदद से फील्ड निकालना भी हम लोगों ने सीखा। तो यहां तक हम लोगों ने काम कर लिया। अब इस फील्ड में कोई दूसरा अगर चार्ज आ जाए तो उस कंडीशन में ये फील्ड उस दूसरे मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है। इस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाए तो यह फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी फोर्स लगाता है। इस फील्ड के अंदर अगर कोई मैग्नेट आ जाए तो यह फील्ड उस मैग्नेट पे भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है। अब इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, इसी का डिस्क्रिप्शन और उसका फोर्स लगने से इंपैक्ट क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। इसमें हम लोग आज जो है अपने आप को केवल रोक के रखेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज चलता हुआ आ गया, मूविंग चार्ज अगर इन कर गया तो कितना उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं, Fm वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। ये हमारा एक सिंपल सा लॉ है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज जिसका अमाउंट है Q जो V वेलोसिटी से चलता हुआ उसके अंदर प्रवेश कर गया तो उस पे जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, Fm वेक्टर से वो रिप्रेजेंट होगा और उसका वैल्यू दिया जाएगा Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब ये लॉ तो हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसको लेके चलते हैं कि इस लॉ से हम लोग क्या क्या चीज जान सकते हैं। सबसे पहला रोल नंबर वन चीज तो आप Fm का मैग्नीट्यूड, ये क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइन है। हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, हमारा वेक्टर कहता है कि A क्रॉस B वेक्टर अगर हो तो उसका मैग्नीट्यूड होता है AB साइन थीटा। ये हम लोग पढ़े हैं। उसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू मॉड, यानी सिर्फ लंबाई का हम बात कर रहे हैं, नए वेक्टर की लंबाई का हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये नियम अगर हम लोग यहां पे लगाएंगे तो हम लोग को आएगा कि Fm का मैग्नीट्यूड तो हम लोग Fm लिखेंगे। चूंकि यह फोर्स हमारा वेक्टर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन अब राइट साइड में हमारा चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो हमारा फोर्स तो कभी निगेटिव होगा नहीं, इसलिए चार्ज को हम लोगों को मॉड में डाल के लिखना होगा, मॉड ऑफ चार्ज। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो प्लस होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मैग्नीट्यूड B एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। यहां थीटा जो है वो V और B के बीच का एंगल है। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड कि Fm का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा मॉड Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। Q में मॉड लगाने की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी? Q में मॉड लगाने की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ी कि Fm जो है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड है और वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता और चार्ज के निगेटिव होने के कारण हमारा आंसर निगेटिव भी आ सकता है। तो चार्ज हमारा निगेटिव भी हो तो हम लोग उसको मॉड में डाल देंगे तो वो निगेटिव को कन्वर्ट कर देगा किसमें, पॉजिटिव में। तो ये हो गया हमारा इसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड जब आ गया तो मैग्नीट्यूड में भी हम लोग एक दो इंपॉर्टेंट बात को गौर से देखें, कुछ स्पेशल केस। ये जो साइन थीटा है, अब इस साइन थीटा का दो वैल्यू बड़ा ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है। एक इसका वैल्यू इंपॉर्टेंट है 0 और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट वैल्यू है 1।
साइन थीटा का वैल्यू 0 तब होगा जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के साइन थीटा का वैल्यू 0 तब होगा जब एंगल हमारा या तो 0 डिग्री हो या हमारा एंगल हो 180 डिग्री, और साइन थीटा का वैल्यू 1 तब होगा जब एंगल हमारा हो 90 डिग्री। यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमारा जो होता है वो 1 होता है, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है। 0 डिग्री कहने से मतलब है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है। 0 डिग्री का अर्थ है कि v वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर, v वेक्टर जो है वो पैरेलल है b वेक्टर के। 180 डिग्री का मीनिंग ये है कि v वेक्टर अपोजिट है, v अपोजिट टू b वेक्टर। तो दो बात हो गई कि अगर हमारा वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल हो तो एंगल होगा 0 डिग्री, साइन थीटा 0। अगर हमारा वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट हो तो एंगल होगा 180 डिग्री, साइन थीटा 0। और जैसे ही साइन थीटा 0 होगा तो फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इन दोनों कंडीशन को मिला करके एक टर्म यूज करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि v इज कोलिनियर। एक शब्द हम लोग लाते हैं कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है एक लाइन में होना। v इज कोलिनियर विथ b वेक्टर। इसका मतलब ये दोनों मिला के एक साथ कंबाइंड रूप से है कि अगर हमारा वेलोसिटी b वेक्टर के साथ कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, तो एक ही लाइन में होने का मतलब या तो सेम डायरेक्शन में है और नहीं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। दो ही बात हो सकती है और कोई बात नहीं हो सकता। एक लाइन पे है, ये बात फिक्स है। तो मान लो कि ये लाइन है, इस लाइन पे हमारा v वेक्टर भी है और इस लाइन पे b वेक्टर भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि v वेक्टर इसी दिशा में, b वेक्टर इसी दिशा में। ऐसा भी हो सकता है कि v वेक्टर इस दिशा में और b वेक्टर इसके उल्टी दिशा में, या उल्टा भी हो सकता है। यानी एक लाइन पे अगर दो वेक्टर हों तो दो ही बात होगी, या तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा और नहीं तो उनके बीच का एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा। और चाहे 0 डिग्री हो चाहे 180 डिग्री हो, आपके साइन थीटा का वैल्यू 0 आएगा, और साइन थीटा का वैल्यू 0 आएगा इसका मतलब एफएम का वैल्यू आएगा 0। मीन्स अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि उस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स ना लगे। हम लोगों ने पढ़ा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। चार्ज पार्टिकल चलता हुआ जाएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और यहां पे आकर के अब हम लोग एक विशेष परिस्थिति का बखान कर रहे हैं, अपवाद की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन का बात कर रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाए, लेकिन अगर वह मैग्नेटिक फील्ड का कोलिनियर हुआ तो फोर्स का वैल्यू जो होगा वो होगा हमारा 0 के बराबर। ये हो गई एक बात। दूसरी कि साइन थीटा का 1 जो वैल्यू होता है ये साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा और स्पीड उसका सेम हो तो फोर्स हमेशा सेम नहीं लगेगा, ये फोर्स डिपेंड करेगा उसके डायरेक्शन पे। अगर यह मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इन करेगा तो इस पे बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। फोर्स लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में जाएगा तो फोर्स हमारा 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा तो फोर्स हमारा जो होगा मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स का अनुभव करने के लिए हमारे चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाना चाहिए। ये बात भी हमने मैग्नीट्यूड को थोड़ा एक्सप्लेन किया, थोड़ा इलेबोरेट किया, थोड़ा उसको बड़ा स्वरूप दिया। का जो डायरेक्शन निकालना है तो ऑलरेडी हर बार की तरह वेक्टर का एक ही नियम है कि अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट के राइट हैंड रूल से बताया जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का राइट हैंड रूल
पहले वेक्टर पे दाहिने हाथ का फिंगर रखना, उसको दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ना, अंगूठे को बाहर खींचना, जो अंगूठा होगा वही रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। तो यहां FM रिजल्टेंट है, ये A है और ये B है। पहला वेक्टर है वेलोसिटी, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग वेलोसिटी पे रखेंगे राइट हैंड का फिंगर, उसको कर्ल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, उसको मोड़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और जो अंगूठा होगा वो हमको डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फोर्स का। ये हुई डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन बताने के लिए जो पहला नियम है वो है हमारा राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का जो हमारा नियम है हम लोग उसी से इसका डायरेक्शन बता सकते हैं। मैथमेटिकली अगर आप इसका डायरेक्शन बताना चाहो तो मैथमेटिकली डायरेक्शन बताने के लिए, यानी अगर आप FM कैप निकालना चाहो, FM का यूनिट वेक्टर निकालना चाहो, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। साइन ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय V कैप, यानी जिस दिशा में वेलोसिटी है उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय B कैप। तो ये आपको दे देगा फोर्स का यूनिट वेक्टर। ये एनालिटिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड का मतलब फार्मूला लाइन। अगर हम लोग इसको चाहें तो फार्मूला की तरह यूज कर सकते हैं। ये फार्मूला नहीं है, ये प्रोसेस है। राइट हैंड रूल जो है ये हमारा प्रोसेस है। ये हमको सिर्फ तरीका बताता है, हमको अपने से बाद में उसको IJ के कुछ भी लिखना होगा। लेकिन ये जो है ये हमको एक फार्मूला जैसा है कि फार्मूला से ही हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया इस तरह का कि हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यह ईस्ट की ओर जा रहा है, मूविंग ईस्ट, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की ओर है। B जो है वो नॉर्थ की ओर है और वेलोसिटी ईस्ट की ओर है। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? तो हम लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी है, ये सेकेंड वाली टेक्नोलॉजी, ये ज्यादा अच्छा है। राइट हैंड रूल तो है ही अपना, लेकिन राइट हैंड रूल जो है उसको यूज करने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि हम लोग चीजों को बहुत आसानी से विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो इसको यूज करने में क्या आसानी है कि FM कैप अगर हमें लिखना है तो हम लोग लिखेंगे FM कैप इज इक्वल टू साइन ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, माइनस वेलोसिटी का कैप, वेलोसिटी है ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग I कैप कहते हैं, क्रॉस B कैप। B कैप का मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ, नॉर्थ वाले को हम लोग J बोलते हैं। तो I क्रॉस J होता है K और माइनस, तो माइनस K हमारा हो गया, और माइनस K रिप्रेजेंट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन को, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोगों के पास है। तो फार्मूला से हमें काम करने में आसानी है, लेकिन थ्योरी हमारी यही है कि अगर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं। लेकिन यहां पर तो मैं ये कह रहा था कि आपका जो थ्योरी है, थ्योरी तो है राइट हैंड रूल, कि राइट हैंड रूल से हम FM का डायरेक्शन निकालेंगे, और इसको हम एक एनालिटिकल फार्मूला में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो एनालिटिकल फार्मूला हम लोगों का है FM कैप इज इक्वल टू साइन ऑफ चार्ज इनटू V कैप क्रॉस B कैप। ये हो गया। और दूसरी बात इसमें यह ध्यान में रखनी है कि चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट से दिया जा रहा है तो FM की खासियत क्या होगी कि FM इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड FM इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो बनाए जाने वाले वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। तो FM जो है वो वेलोसिटी का भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड का भी परपेंडिकुलर होगा। तो अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने वाली और बहुत ही मन में बैठा के रखने वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी कि अगर हमारा फोर्स वेलोसिटी से 90 डिग्री का कोण बनाए, तो सपोज ये डायरेक्शन है वेलोसिटी का और 90 डिग्री पे डायरेक्शन है फोर्स का। न्यूटन कहता है क्या कि फोर्स के डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन होता है।
तो एक्सीलरेशन वेक्टर भी वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। फोर्स अगर वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो एक्सीलरेशन भी वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी से 90 डिग्री का कोण बनाए तो यह एक्सीलरेशन है नॉर्मल एक्सीलरेशन। इस एक्सीलरेशन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन हमने आपको सिखाया है कि 5 कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कर रहा हो। रुका हुआ चीज चलने लगे तो एक्सीलरेशन है, चलता हुआ चीज रुक जाए तो एक्सीलरेशन है, चलने वाला चीज और तेजी से चलने लगे तो एक्सीलरेशन है, चलने वाला चीज धीरे हो जाए तो एक्सीलरेशन है, और चलने वाला चीज अपने डायरेक्शन को चेंज कर ले तो एक्सीलरेशन है। 5 कंडीशन में एक्सीलरेशन होता है। इनमें से जो पहला 4 कंडीशन हमने बोला कि रुका हुआ चीज चल पड़े, चलता हुआ चीज रुक जाए, चलने वाला और तेज चलने लगे, चलने वाला धीरे चलने लगे, इन सभी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ऐसा तब होगा जब एक्सीलरेशन हमारे वेलोसिटी की दिशा में होगा या उसके उल्टी दिशा में होगा। इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और 5वां है कि चलने वाले का डायरेक्शन बदल जाए, तो ऐसा तब होता है जब हमारा एक्सीलरेशन वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये चीज जो है बहुत बैकवर्ड की है, बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ी, बहुत बेस चीज है, काइनेमेटिक्स का चीज है। तो हमें यहां पे ध्यान रखना होगा कि मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है तो एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर है, और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर है तो यह नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा। और नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या कर सकता है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदल सकता है। यानी चार्ज पार्टिकल चलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में घुस जाए तो उस पे लगेगा फोर्स, और फोर्स का परिणाम क्या होगा? क्या उसका स्पीड बढ़ेगा? नो। क्या उसका स्पीड घटेगा? नो। क्या वो रुक जाएगा? नो। होगा क्या? वो अपना डायरेक्शन बदलेगा, उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होगा। यानी मैग्नेटिक फोर्स की खासियत है कि यह चलने वाले चार्ज का केवल डायरेक्शन को चेंज करता है, यह उसके स्पीड को ना बढ़ाता है और ना ही उसको घटाता है। लेकिन चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा और फोर्स उस पर लगेगा या नहीं लगेगा, जो भी कंडीशन होगा, उसके मुताबिक वो किस तरह के रास्ते पे चलेगा। उसका रास्ता सीधा होगा कि उसका रास्ता पैराबोला होगा कि क्या होगा, किस तरह का मोशन उसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो सकता है। तो इसको आपको याद रखना है कि टोटल 3 तरह का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दिखाई पड़ सकता है। पहला जो है वो है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जैसे ही हम लोग बोलेंगे तो फिर हमें वापस 11th में जाना होगा कि हम यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। दूसरा हम लोग का है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये शब्द भी हम लोग जैसे बोलेंगे तो ऐसे ही वापस हमको 11th में जाना होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे कहते हैं, किसको कहते हैं। मोशन है जो जिसका नाम है हेलिकल मोशन। ये हेलिकल मोशन होता है, ये नए तरह का मोशन है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। 2 पुराने मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और तीसरे का नाम है हेलिकल मोशन। तो हम लोग अभी बात ये कर रहे हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाए तो उसका 3 में से कोई एक मोशन हो सकता है। या तो वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा, या वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, या वो हेलिकल मोशन करेगा। अब हमें कंडीशन याद रखना चाहिए कि कब करेगा यूनिफॉर्म, कब करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर, और कब करेगा हेलिकल। यूनिफॉर्म मोशन तब करेगा जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब करेगा जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, यानी उस पे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। और हेलिकल मोशन तब करेगा जब 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90, यानी एंगल ना तो 0 डिग्री हो और ना 90 डिग्री हो, यानी 0 और 90 के अलावा कुछ भी हो, यानी 180 भी नहीं हो,
साथ में ये भी हो, एंड 90 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 180। यानी हमारे एंगल का वैल्यू ना तो 0 डिग्री हो, ना 90 डिग्री हो और ना 180 डिग्री हो। तो उस कंडीशन में जो उसका मोशन होगा वो हेलिकल मोशन होगा। तो हेलिकल मोशन पे तो हम लोग बाद में आते हैं, पहले हम लोग बात कर लें इन दोनों का, यूनिफॉर्म मोशन का और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ये आपको पता है कि थीटा 0 हो या थीटा 180 हो तो स्वाभाविक है कि फोर्स 0 होगा। ये अभी हम लोग सीख के आए हैं कि थीटा 0 होगा तो भी फोर्स 0, थीटा 180 होगा तो भी फोर्स 0। और जब फोर्स 0 हो गया तो न्यूटन का पहला नियम याद आएगा। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या एक स्ट्रेट लाइन पर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो ना हो जाए। यानी जब तक 0 है तब तक वो एक ही लाइन पर और एक ही वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ये हमारा कंडीशन 1। तो जब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इन करे इस प्रकार से कि थीटा या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, तो उस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा और ऐसी परिस्थिति में वह एक स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। और अगर कांस्टेंट स्पीड से चले तो इसका काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होगा, इसके मोशन को डिस्क्राइब कौन सा इक्वेशन करेगा, तो S बराबर vt, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जो यूनिफॉर्म मोशन का एकदम बिल्कुल पहला फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये हो गया रोल नंबर 1। रोल नंबर 2, जब थीटा का वैल्यू हो 90 डिग्री तो उस कंडीशन में जो Fm है वो आपका हो जाएगा मॉड Q इंटू V इंटू B। क्यों कि साइन थीटा तो 90 है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री है, ये पूरा फार्मूला है Q V B साइन थीटा, लेकिन थीटा तो आपका 90 है तो साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा Q V B। फोर्स का वैल्यू अगर आपका Q V B हो गया तो न्यूटन का सेकेंड लॉ, अब ये फोर्स हमारा 0 नहीं है। फोर्स अगर 0 नहीं है तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बटा मास Fm बाई m। सो दिस विल बी इक्वल टू मॉड Q V B एंड डिवाइडेड बाय मास। ये हो गई एक बात। दूसरी बात भी हम लोग सीख के ही आए हैं, अभी तुरंत डिस्कस किया है कि ये जो एक्सीलरेशन है यह नॉर्मल एक्सीलरेशन है, यह वेलोसिटी से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और नॉर्मल एक्सीलरेशन का हम लोगों को सिखाया गया है कि नॉर्मल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बटा r, r मतलब रेडियस। तो इस एक्सीलरेशन को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं v स्क्वायर बटा r। ये हमारा चूंकि नॉर्मल एक्सीलरेशन है इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं v स्क्वायर बटा r, एंड दिस इज इक्वल टू मॉड q इंटू v इंटू b बटा m। तो आप देखेंगे क्या कि m और m v और v दोनों साइड कैंसल हो जाएगा, m को इधर बुला लेंगे और इन दोनों को नीचे यानी ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा कि mv बटा मॉड qb इज इक्वल टू r। यानी ये एक सर्किल में घूमेगा और उस सर्किल का रेडियस जो है वो किसके बराबर होगा, तो उसका रेडियस होगा mv बटा मॉड q इंटू b। थीटा हो 90 डिग्री, फोर्स लगेगा मैक्सिमम मॉड q v b। चूंकि फोर्स 0 नहीं है तो होगा एक्सीलरेशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ, फोर्स बटा मास, एक्सीलरेशन मॉड q v b बटा m। यह एक्सीलरेशन वेलोसिटी से 90 डिग्री पे है तो यह नॉर्मल एक्सीलरेशन है, इसलिए इसका वैल्यू v स्क्वायर बटा r, v स्क्वायर बटा r मॉड q v b बटा m। रीअरेंज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, r बराबर m v बटा मॉड q b। यानी हमारा पार्टिकल एक सर्किल में घूमेगा जिसका रेडियस जो है वो m v बटा मॉड q b होगा।
दूसरा इसमें चीज ध्यान रखना है कि कितनी देर में एक चक्कर लगाएगा, टी बराबर व्हाट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ के आए हैं कि टाइम पीरियड निकालना हो तो आपको 2 पाई आर में स्पीड से भाग देना चाहिए। आर का वैल्यू हम लोग यहां निकाल चुके हैं, तो आर बटा भी हमको चाहिए। 2 पाई आर बटा भी, इस भी को इधर बुला दो, तो आर बटा भी बराबर हो जाएगा एम बटा मॉड क्यू बी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई इंटू एम बटा मॉड क्यू बी। आर बटा भी का वैल्यू है हम लोगों का एम बटा क्यू बी, तो टाइम पीरियड का वैल्यू निकल जाएगा 2 पाई एम बटा मॉड क्यू। अब तीसरी बात कि कैसे सर्किल में घूमेगा। मान लो इधर कलम की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड और इससे 90 डिग्री पे, यानी ऐसे चार्ज पार्टिकल इन किया, तो ये कैसे सर्किल में घूमेगा। क्या ये ऐसे घूमेगा, क्या ये ऐसे घूमेगा, क्या ये ऐसे घूमेगा, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना है कि चार्ज पार्टिकल अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में इन किया तो मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर घूमेगा, ऐसे घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड का चक्कर लगाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड हो गया इसका एक्सिस और इसी के चारों ओर चार्ज पार्टिकल हमारा घूमेगा। तो ये हो गई हमारी दो कहानी। मान लो कि ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये एरो से हम दिखा रहे मैग्नेटिक फील्ड को, और इधर हमारा है वेलोसिटी, ये कुछ एंगल बना रहा है और एंगल का वैल्यू 90 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में वेलोसिटी के हो जाएंगे दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, और एक कंपोनेंट हो जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल। वैल्यू चाहो तो आप इसका जान सकते हो, ये हो जाएगा v sin थीटा और इसका वैल्यू हो जाएगा v cos थीटा। जैसे हम लोग वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं वही टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया। अब यहां दोनों बात आ गई कि वेलोसिटी तिरछा है, इसका अर्थ ये हुआ कि वेलोसिटी पैरेलल भी है और वेलोसिटी परपेंडिकुलर भी है, यानी वेलोसिटी का एक हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी है और वेलोसिटी का एक हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे भी है। और हम लोग जानते क्या है कि पैरेलल अगर हो, 0 डिग्री हो तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, और 90 डिग्री हो तो ये सर्कुलर मोशन होगा। जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसके चारों ओर घूमना शुरू कर देगा। तो अब दो बात, चूंकि दोनों है, 90 डिग्री भी है और 0 डिग्री भी है, दो पार्ट में बंट गया, तो 90 डिग्री वाले के कारण तो ये घूमेगा सर्किल में, और 0 डिग्री वाले के कारण ये आगे बढ़ेगा। तो परिणाम क्या होगा कि ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे घूमते घूमते आगे भी बढ़ेगा, घूम रहा है आगे आ रहा है, घूम रहा है आगे आ रहा है, घूम रहा है आगे आ रहा है, यानी ये घूमता भी जाएगा और साथ साथ क्या होता जाएगा, आगे भी बढ़ता जाएगा। ऐसे ऐसे ये घूमता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा, घूमता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि ये स्प्रिंग का डायग्राम हमने बना दिया कि घुमाना भी है और आगे भी बढ़ाना है, घुमाना भी है और आगे भी हमको बढ़ाना है, घूम भी रहा है आगे भी बढ़ रहा है। तो बन गया स्प्रिंग का डायग्राम। और स्प्रिंग के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, इसी को हेलिक्स कहते हैं। तो स्प्रिंग जैसे रास्ते पे अगर चलना शुरू करे तो मोशन हो गया हेलिकल मोशन। यही इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर वेलोसिटी ना 0 हो ना 90 हो, बीच में कोई एंगल हो, तो दोनों कंपोनेंट है, पैरेलल वाला भी है और परपेंडिकुलर वाला भी। पैरेलल वाले के कारण उसका मोशन यूनिफॉर्म होगा, परपेंडिकुलर वाले के कारण सर्कुलर होगा, और दोनों मोशन एक साथ होगा तो यानी सर्किल में भी घूमेगा आगे बढ़ेगा, सर्किल में घूमेगा आगे बढ़ेगा, सर्किल में घूमेगा आगे बढ़ेगा। इस तरीके से लगातार वो सर्किल में घूमता जाएगा और आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो हेलिकल पाथ पे चलेगा, मोशन इसका हो जाएगा हेलिकल मोशन। अब इस हेलिकल मोशन की दो खासियत हम आपको सिखा दें कि इसका अगर कोई कहे कि तुम रेडियस निकाल दो तो निकाल दो। रेडियस का फॉर्मूला तो हमको पता ही है कि m इंटू भी बटा मॉड क्यू इंटू बी, लेकिन वेलोसिटी कौन सा लेंगे, तो ये 90 डिग्री वाला को लेंगे। 90 डिग्री वाला कौन है, वी एन। तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा एम वी एन इंटू मॉड क्यू इंटू बी।
हमको कोई पूछेगा कि चक्कर जो लगाएगा तो उसमें टाइम कितना लगेगा, तो टाइम तो आप जानते हैं कि टाइम को वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो टाइम का फॉर्मूला सेम रहेगा 2 पाई m बटा मॉड क्यूबी। टाइम को वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं, कम वेलोसिटी से घूमे तो भी उतना ही टाइम, ज्यादा से घूमे तो भी उतना ही टाइम, तो टाइम पीरियड का वैल्यू जो है इसका वही रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई भी फर्क हमारा पड़ने नहीं जा रहा। तीसरा बात पूछेगा कि ठीक है, मान लो कि इसने चक्कर लगाना शुरू किया तो आगे भी तो बढ़ रहा है, तो एक चक्कर जब तक लगाएगा कितना आगे बढ़ जाएगा, जब तक में ये एक चक्कर पूरा लगाएगा तब तक ये कितना डिस्टेंस आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो एक चक्कर में जितना डिस्टेंस आगे की ओर बढ़ता हो उसको हम लोग पिच कहते हैं। एक चक्कर लगाने में जितना दूरी आगे बढ़ेगा उसको हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पिच। तो पहले पिच की परिभाषा समझ लेना है कि पिच का मतलब कि एक टाइम पीरियड में कितना आगे बढ़ेगा। तो आप जानते हैं कि पिच का मतलब डिस्टेंस है और s बराबर vt फार्मूला यूनिफॉर्म मोशन का है, तो पैरेलल ये चल रहा है vp के कारण, तो पिच इज इक्वल टू vp और टाइम कितना, तो एक चक्कर में, तो एक चक्कर में वो जितनी दूरी तय करेगा vp इंटू कैपिटल T, उसी को हम लोग कहेंगे पिच। तो ये हो गया अब हम लोगों का हेलिकल मोशन का डिस्क्रिप्शन।